हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ड्रामेटी आईएएस। इतनी ठंड में कैसे पढ़ रहे हो यार तुम लोग? हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है या सिर्फ कंबल में घुसे रहते हो? चलिए, आई थिंक जो लोग सीरियस होंगे यूपीएससी 2026 के लिए वो लोग पढ़ रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस करा था और उस क्लास के कमेंट सेक्शन में आई गॉट अ कमेंट कि मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आंसर ठीक नहीं आया था। तो हम एक उस क्वेश्चन को दोबारा से डील करके देखते हैं, एक बार दोबारा सॉल्व करके देखते हैं और लेट्स सी कि क्या गड़बड़ थी। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन था जो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्वेश्चन था। लेट्स ट्राई दिस एंड सी क्या मिस्टेक करी है हमने लास्ट क्लास में। चलिए, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट करी, एटलीस्ट वो मेरी वीडियोस को ढंग से सुन रहे हैं। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गोट्स एट द सेम प्राइस, सोहन ने 2 गोट्स बेची जिसमें एक पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे उसको 10% का लॉस हुआ। ठीक है, तो मैंने लेट करा था कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमने ले लिया 100 रुपीज़ दोनों का। तो अगर एक पे उसे 10% का लॉस हुआ है और एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि एक जो है वो 110% है सीपी का, है ना, जिस पे 10% का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरा 90% है सीपी का जिस पे 10% का लॉस हुआ है। CP1 CP2 आई विल टेक दैट इन दैट वे, है ना। इस तरीके से मैंने लिखा था और फिर जब हमने इन्हें सॉल्व करा था तो आई गॉट CP1 एज 1000 अपॉन में 11 एंड दूसरा CP2 हमें मिलेगा 1000 अपॉन में 9। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा था 111.1 समथिंग और ये आ रहा था हमारा 90.1 समथिंग। ठीक है, 99 आएगा, देन 10, फिर 0 लगाएंगे, 100, देन 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ रही थी और हमने अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें अगर हम, तो हमारे पास नेट जो रुपीस आ रहे हैं, जो मतलब हमें हाथ में जो पैसा मिला है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा पैसा देखो यहाँ पर ये 111 रुपए की आइटम थी, हमने बेची 100 रुपए में, मतलब नेट जो लॉस हुआ है वो 11 रुपए का हमें लॉस हुआ है। मैं लेके चल रही हूँ नेट। ओके, और यहाँ पे 90.1 रुपीज़ का सामान था जो कि हमने 100 रुपीज़ में बेचा है, तो हमें यहाँ पर 9.9 रुपीज़ का 9.1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये 9.9 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये है 11.1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है और 9.1 रुपीज़ का, और यहाँ पे हमें लॉस हुआ है 11.1 रुपीज़ का। तो जो नेट हमारे पास हाथ में पैसा आया है ना, नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा 2 रुपीज़ का, है ना। अब ये 2 रुपीज़ कहाँ से नेट बनेंगे हमारे? दोनों की सीपी को ज्वाइन करके ही तो बनेंगे, है ना। तो 111.1 और 90.9 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 10 आ गया, यहाँ आ गया 2, देन दिस इज कमिंग आउट टू बी 202 रुपीज़। ठीक है, तो 202 रुपीज़ इज दी टोटल सीपी। उसमें हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट 202 रुपए में टोटल में से कितना आएगा? परसेंटेज निकाल लो अगर आप इसकी, तो कितना बनेगा? देखो, अगर हम इसको 200 ही लेट करके चल लें, 202 की बजाय 200 ही लेट करके चल लें, तो 1 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो बी पार्ट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन नियरली अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो प्रॉफिट है वो 1% का होगा। ठीक है, मैंने उस टाइम पे 2% का बता दिया था क्योंकि मैंने उसको 100 से परसेंटेज निकाल दी थी, बट जो टोटल सीपी है वो हमारा टोटल ये वाला और ये वाला बना के प्लस करके आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू दैट पर्सन जिन्होंने ये पॉइंट आउट करा। ओके, अच्छा, ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उस वीडियो की लास्ट में और मैंने बोला था कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर क्या है, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, तो आई एम वेरी सैड अबाउट इट कि कोई मेरी वीडियोस ढंग से नहीं सुन रहा है। दैट्स वेरी बैड। कोई, तुम लोग सीरियस हो नहीं, मुझे नहीं लग रहा तुम लोग सीरियस हो पढ़ाई के लिए। होते तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करते और मेरे को आंसर देते, तो किसी ने आंसर नहीं दिया है मुझे, एक भी कमेंट नहीं मिला मुझे इस चीज़ का।
ओके, नाउ मुझे तो सॉल्व कराना ही है, हमें बताना है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है इन सब में से। 40% ऑफ 4000 अगर आप निकालोगे तो देखो 40 अपॉन में 100 इंटू 40,000, 2 जीरो से 2 जीरोस गए, 2 जीरो यहाँ आए, ये आ गई इसकी वैल्यू 16,000। ठीक है, 15% ऑफ 800, 15 इंटू 8 120, इसका वैल्यू आ रहा है 120। 1000% ऑफ 4 विल बी 40, सॉल्व करके निकालना। और ये हो गया 18, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई 40% ऑफ 4000। तो ए पार्ट विल बी अ फाइनल आंसर। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा था, वैल्यू आ रही है हमारी 16,000, ये ध्यान से देख लेना। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है और आगे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके भी देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करो वीडियो को, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के तो वीडियो आपने पॉज करनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है और फिर आपने आंसर टैली करना है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर आप मेरे साथ पढ़ते जाओ और कंसेप्ट सीखते जाओ। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, सिंपल। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 1/100, सॉरी R/100। ये टाइम आता है यहाँ पे, कितने टाइम के लिए उसे रखा गया है उस इंटरेस्ट को, और ये हमारी अमाउंट देता है। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना, ये होता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये आपके एक्स्ट्रा नोट्स हैं, ये मैंने आपको रिवाइज करवाया है जस्ट, ये आपका स्कूल लेवल का था, ये कंसेप्ट स्कूल में पढ़ा होना चाहिए आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एज पर द अग्रीमेंट विद अ बैंक, अ बिजनेसमैन हैड टू रिफंड अ लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। एक बिजनेसमैन है जिसको अपना लोन रिफंड करवाना है और कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में विदाउट इंटरेस्ट। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन द अग्रीमेंट? देखो इन्होंने बोला एज पर द अग्रीमेंट विद अ बैंक अ बिजनेसमैन, इसमें इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, सिंपल। देखो इन्होंने बोला है कि एक लोन लिया गया है और उसको कुछ अमाउंट ऑफ n इंस्टॉलमेंट्स में उसको वापस करना था। ठीक है, विदाउट गिविंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि जो अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट वो 100% था। ठीक है, अब वो 100% प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो n इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा रहा था, और बाद में इन्होंने बोला है कि 60% ऑफ द अमाउंट वॉज गिवन इन 18 इंस्टॉलमेंट्स, है ना। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो हमारा n भी आ जाएगा। तो अगर 60% इंस्टॉलमेंट, 60% जो अमाउंट था वो 18 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा चुका है, तो बाकी का 40% हमें और कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी, तभी तो आएगा वैल्यू। दिस इज वेरी सिंपल। देखो आपने क्या करना है, पहले ये देखना है कि हम एक इंस्टॉलमेंट में कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो 60 को सिंपली आप 18 से डिवाइड कर दो। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं ना हम, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी में ज़्यादा दे रहे हैं किसी में कम दे रहे हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दी जा रही है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 10 6 3 10:3। ठीक है, तो मतलब 3.33% आप अमाउंट पे कर रहे हो एक इंस्टॉलमेंट में। ओके, आपने देनी है कितनी इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 100% अमाउंट देनी है ना। तो बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट्स लगेंगी? मतलब 3.33 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x ले लेते हैं हम उसको, कि आपका जो वैल्यू है वो 100 आ जाए। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, 100 को 3.33 से
डिवाइड कर देना है ना। भाई एक इंस्टॉलमेंट में वो 3% अमाउंट दे रहा है, तो 100% अमाउंट देने के लिए कितना देना पड़ेगा उसको डिवाइड करके तो देखना है। सिंपली आप डिवाइड करके देखोगे अगर, तो इसको आप सॉल्व करके देखो, ये हो जाएगा 10,000। नाउ यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट। मेरा ना आज बहुत सोर थ्रोट है, बहुत खांसी आ रही है। आई एम वेरी कंट्रोलिंग, मतलब प्यार से बोलना चाह रही हूँ मैं कि खांसी ना आए। चलो इसको डिवाइड करके देखो। 333 है, 1000 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, है ना। 999 होता है, फिर बचेगा 1 और ये होता है 10, तो 0 लगाओ, है ना। 10 100 हो गया, अभी भी एक और 0 लगानी पड़ेगी तब 1000 बनेगा, फिर 3 आएगा, तो 30.03 आ रहा है। तो मतलब बेसिकली आपको 30 इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेगी, ठीक है, विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। तो 30 इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ रही हैं। आंसर हमारा सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A person bought a refrigerator of worth 22,800। एक बंदे ने फ्रिज खरीदा है 22,800 रुपीज का, जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है 12.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसने पहले साल 8,650 रुपीज दिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर उसने दिया 9,125 रुपीज। अब उसको लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा क्लियर डेट करने के लिए? सिंपल, देखो सबसे पहले कंपाउंडेड ईयरली जब होता है ना, जब कंपाउंडेड होगा तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा है ना। तो 22,800 पे 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो करके देख लेना, 1/8 ऑफ दैट अमाउंट। तो इसका 1/8 निकालो पहले। तो फर्स्ट ईयर में कितना उसे अमाउंट पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल के साथ, मतलब इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, पहले ये देख लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 4 एंड 68, 8 8 ज़ा 64, बचा 45। ओके, तो 2,850 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है फर्स्ट ईयर का, और उसने पे करा है 8,650 रुपीज में से 2,850 रुपीज तो सिर्फ इंटरेस्ट है। इसको माइनस करो, कितना बचेगा, 7 में से 2 5। तो ये 5,800 जो है ये उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है ना, और ये बाकी बचा हुआ उसने इंटरेस्ट पे करा है। तो 22,800 में से उसने 5,800 रुपीज जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर में पे कर दिया है। तो ये 3 0 हो गए, और यहाँ पर आएगा आपका 717, ठीक है। 17,000 अब प्रिंसिपल अमाउंट बचा है सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ तक आया सबको समझ? देखो कंपाउंड जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपका ईयर के बेसिस पे होता है, मतलब आपका हर ईयर के अमाउंट पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होता है। अब उसने 5,800 रुपीज जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिए, 2,800 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे कर दिया। अब उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है P2 जो है वो बचा ये सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट ये था, तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगेगा, CI2 विल बी 1/8 ऑफ 17,123, है ना। इसको सॉल्व करो, 2 ज़ा 16 बचा 10, 8 1 ज़ा 8 20, 8 2 ज़ा 16, 5 ज़ा। तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर 2,125 रुपीज, ठीक है। उसने पे करा 9,125 रुपीज सेकेंड ईयर में, देखो है ना, सेकेंड ईयर में 9,125 रुपीज दिया, जिसमें से 2,125 रुपीज जो है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, जो उसने इंटरेस्ट पे करा है। तो ये तो उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, बाकी कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है, 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में इतना उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है, इतना उसने कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज पे करे हैं।
तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट था, इसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने पे कर दिया वो हटा दो, कितना बचा 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट बचे है ना, 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट बचा, और थर्ड ईयर का इस पे लगेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1/8 ऑफ दिस 10,000 रुपीज़ कितना होगा, 8 1 ज़ा 8 20, 8 2 ज़ा 16 एंड 5 एंड 0। सो दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, इतना सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है, मैं कोई और पेन यूज हाईलाइटर यूज कर लेती हूँ, चलो। इतना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है जो उसे पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर पे जो लगेगा, और ये 10,000 रुपीज़ उसके प्रिंसिपल अमाउंट है थर्ड ईयर की। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका नेट जो भी उसका बचा है वो निकल आएगा, मतलब जो उसको पे करना है। कितना पे करना है, 11,225 रुपीज़ उसे पे करने हैं। आया सबको समझ कैसे हुआ ये? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट था तो इसलिए हमें हर साल का अलग से निकालना पड़ा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे होता तो फिर हम इसको एक बारी में निकाल पाते सबको ऐड करके, ठीक है। सो योर आंसर इज द डी पार्ट। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जो प्रिंसिपल पी था वो क्यू बन गया एक साल में जब कंपाउंड किया गया हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि इसमें कंसेप्ट अलग तरीके से लगते हैं, सॉल्विंग भी अलग तरीके से होती है, ठीक है। हाइलाइटर का कलर भी हमें येलो चाहिए तभी दिखेगा। हाफ ईयरली है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, ध्यान रखना है इसको हमने सॉल्व करते टाइम, ठीक है। R% एनुअल इंटरेस्ट रेट है विद इफ, पहले इसको सॉल्व करते हैं कि क्यू बन रही है अमाउंट। देखो अमाउंट क्यू बन रही है, प्रिंसिपल पी था हमारे पास एक साल में 1 प्लस R% इंटरेस्ट रेट था, है ना। टाइम कितना है, 1 ईयर है, लेकिन हाफ ईयरली वो हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। तो हाफ ईयरली जब कंपाउंड होता है ना तो R/2 करना होता है, और जो ईयर है उसको भी हम 2 लेके चलेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली का क्या मतलब है, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का तो पहले के 6 महीने में 5% लग जाएगा और बाद के 6 महीने में फिर से 5% लग जाएगा, ये मतलब होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आधा कर देते हैं, और कितनी बार लगा रहे हैं हम एक साल में, 2 बार इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो टाइम्स जो टी होता है उसको हम 2 कर देंगे, ठीक है। एक साल में 2 बार लग रहा है। ये तो हो गया पहली स्टेटमेंट का फॉर्मूला जो हमने लगा दिया है। देख लो सीसैट में 2023 में आया ये क्वेश्चन। इफ द सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन 1 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, क्यू फिर से बन रहा है वो प्रिंसिपल पी जब उसको कंपाउंडेड एनुअली करा जा रहा है S% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो अब हम S ले रहे हैं, 100 रखेंगे नीचे, और टाइम होगा 1 ओनली, क्योंकि अब इसमें हाफ ईयरली नहीं है, एनुअली लिखा है, ठीक है। तो एक ही बार काउंट होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूरा एक बारी में ले लिया जाएगा। तो हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। अब देखो यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो मतलब ये वाली जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों भी इक्वल होंगी, क्यों नहीं होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। तो अब हमें इन दोनों को इक्वल रखना है, तो P1 प्लस R/200 है ना, 200 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, और P1 प्लस S/100। अब वो 1 है पावर तो उसको ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, ये P से P कट जाएगा, है ना। अब ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा। अब A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किस किस को आता है भाई बताओ। इसको कहाँ लिखूँ मैं, चलो यहाँ लिखते हैं, A² प्लस B² 200 का स्क्वायर है ना, प्लस 2AB 2 × 1 × B R/200 है ना। ये किसके इक्वल है, 1 प्लस S/100 के। अब यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, अगर ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो आई एम जस्ट कटिंग इट आउट डायरेक्टली,
ठीक है, ये 2 से 200 काटो, 100 बचेगा, है ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पे r बाय 100 माइनस s बाय 100 प्लस r स्क्वायर बाय 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, इसको इक्वेट करो, 100 नीचे आ जाएगा, बचेगा r माइनस एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अच्छा माइनस का आर स्क्वायर अब और अपॉन में 200 इंटू 200 ऐसे लिख लो। अब इसको दोबारा और सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, तो इसको मैंने उल्टा लिख देती हूँ, s माइनस आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में 200 इंटू 200। अब ये 100 और ये 100, दो जीरो से दो जीरो कट कर दिए मैंने, यहाँ पे बचेगा 400। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाय 400। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको आर बाय 20 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पे बचा एस माइनस आर। ठीक है, एस माइनस आर बचा है सिर्फ। अब इसको और सॉल्व करो, एस को एक तरफ रखो और आर को एक तरफ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी में हमें आंसर चाहिए, है ना। तो आर बाय 20 का होल स्क्वायर प्लस आर। अच्छा, अब इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इज ये अकेला s है यहाँ पर, और यहाँ पर r में कुछ ऐड करा जा रहा है, r में कुछ ऐड करा जा रहा है ना। और क्या करा जा रहा है, स्क्वायर ऐड करा जा रहा है। अब ये जो स्क्वायर है ये क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, माइनस में जा सकता है, बताओ। इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव भी हुई r बाय 20 की, या कोई जीरोज में भी हुई, 0.5 भी हुई, तो वो स्क्वायर बन के 0.25 ही तो होगा, रहेगा तो पॉजिटिव ही हमेशा, है ना। सो दिस अमाउंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू r के अंदर ऐड करी जा रही है और उसके बाद जाके वो s की वैल्यू दे रहा है, तो मतलब s बड़ा होगा ना r से, कि नहीं होगा। r में कुछ ऐड कर रहे हैं तब जाके s बन रहा है, मतलब r छोटा है तभी तो उसमें ऐड करके s की वैल्यू बनाई जा रही है। तो r जो है वो छोटा है s से, दिस विल बी आवर आंसर। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो छोटी है। ठीक है, चलिए, वैसे तो ये मैंने इतना बड़ा सॉल्व करके दिखाया, अगर आप सिर्फ इन दोनों सिचुएशंस को भी फॉलो करोगे ना, ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं यहाँ पर, p की और s की, देखो r जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग रहा है, और s जो है वो उसको कंपनसेट कर रहा है, सिर्फ एक बार लग रहा है। r को 2 बार लगाना पड़ रहा है और s सिर्फ एक बार लग रहा है, तब जाके वो इक्वल हो रहा है, तो s की वैल्यू ज्यादा ही रहेगी हमेशा। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के भी समझ आ जाना चाहिए, बट तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने इस चीज को पूरा सॉल्व करके दिखाया है। चलिए, वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट and compound interest on the same principal amount at 20% per annum for 3 years is 48 rupees, then the principal amount must be। अब हमें डिफरेंस दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो सिंपल इंटरेस्ट कम ही रहता है हमेशा, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हुआ, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं हम, है ना। तो अमाउंट हमारा होता है p, और p को अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 प्लस r बाय 100, यहाँ पर t, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसकी वैल्यू हमें 48 रुपीज़ दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। प्रिंसिपल हमारा क्या है हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें निकालना है फॉर सम प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पे भी p है, इसको भी मैं कॉमन ले जा सकती हूँ बाहर, है ना, और अंदर बचा 1 प्लस 1, r हमारे पास 20% है तो 20 लिख दिया, टाइम हमारे पास 3 years गिवन है वो लिख दिया,
यहाँ पे भी मैंने p कॉमन ले लिया है, तो r और टाइम बचेगा यहाँ पर 100 नीचे बचेगा, सॉरी, और यहाँ पे 48 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाओ, यू विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट। 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 5, 1/5 प्लस 1 विल बी 6/5, 6/5 का क्यूब लिखना है, ठीक है। तो 6 6 36, 36 6 216, है ना, और 25 का क्यूब होता है 125, सॉरी 5 का क्यूब होता है 125, ये लिख दिया यहाँ पर। और इसको सॉल्व करो, ये अगेन 5 आएगा, यहाँ बचा 3/5, ठीक है, और ये आ गया 48। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 125 प्लस 216 कितना बचे, कितना आएगा, 11 1 4 एंड 341 अपॉन में 125 माइनस 3/5, ठीक है, और ये p है और इक्वल टू है 48 के। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 125 आपका एलसीएम आएगा, ये तो 341 रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा 75 75 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आंसर आ रहा है, 11 में से 5 गया आपका 6, और 13 में से 7 अगेन 6, 266/125 आ रहा है हमारा आंसर। तो इसको सॉल्व करो, p विल बी 48 इंटू 125 अपॉन में 266। अब इसको आपने डिवाइड करके देखना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आई जाएगी, है ना। ओके, लेट्स डिवाइड इट। किसी टेबल से जा रहे हैं, 133 24 24 इंटू 125 और अपॉन में 133। चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट सब लोग और आंसर बताइए क्या बनेगा। 24 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 133। Did it right? Okay. सबसे मेजर मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, द फॉर्मूला इज अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होता है, दिस इज ऑल माइनस, तो ये भी गलत आएगा, है ना। रुक जाओ, लेट्स सॉल्व इट अगेन। दिस इज माइनस, तो 216 में से 125 माइनस करेंगे हम, यहाँ आया 1 11 में से 2 9 91 आ रहा है, 91/125, तो ये बचेगा 75, है ना। अब 91 में से 75 भी निकाल दो, 15 16/125, नीचे आएगा 16। ओके, I'll write it once again for all of you. देखो ये 48 था, ये 91 आया, अब इसमें आया प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर। इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16/125 इज इक्वल टू 48। अब प्रिंसिपल अमाउंट विल बी इक्वल टू 48 इंटू 125 अपॉन में 16, तो 16 3 48 होता है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो 375 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट, मेजर मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, आई एम रियली सॉरी, इट इज माइनस क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करते हो, और अमाउंट की क्या वैल्यू होती है 1 हाँ चलो कोई बात नहीं, रहेगा यही आंसर, ठीक है। 375 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ 12,500 बिकम 17,500 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिए हुए हैं, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल का रेशियो कितना बनेगा, 17500 और 12500, इन दोनों को आप कैंसिल आउट करो,
25 से जाएगा, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175, राइट। तो 7:5 आ गया है रेशियो, 7:5। अब 10% पर आनम का हमने पर आनम का इंटरेस्ट रेट लगाना है, ठीक है। हमें निकालना है टाइम। देखो यस, तो अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट को मैं 7 रख रही हूँ, ठीक है। अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें 10 पता है, 10/100 हमें टाइम निकालना है ना। प्रिंसिपल की जगह मैं 5 रख रही हूँ। देखो अमाउंट बाय प्रिंसिपल तो आता ही ना यहाँ पे, 7:5 इज इक्वल टू 11 बाय, देखो इसको सॉल्व करोगे 1/10 11/10 बाय टाइम, ये आएगा। तो 11/10 का क्या रेशियो बने सो दैट ये 7:5 आ जाएगा, है कोई ऑप्शन? In how many years will a sum of 12,500 become 17,500 at a rate of 10% per annum? अच्छा, is it compounded annually or is it simple interest? I don't think ये okay. I don't think यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि compounded annually ही है। तो अगर हम इसको simple interest से काउंट करके देखें उसके फॉर्मूला से, तो सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना बना, 12,500, कितना 5,000 रुपीज़ है ना, 5,000 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है माइनस करके। प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500, ठीक है। 10% पर आनम के लिए हम रख रहे हैं, 10% नहीं 10 रखो बस, अपॉन 100 आएगा। और टाइम हमें नहीं पता है तो 5,000 अपॉन में 1250 हमारे पास टाइम दे जाएगा, ये आएगा आंसर। ओके, तो 25 से करो 20, 25 5 जा, और ये हो गया 4, तो 4 आपका आंसर आ गया, 4 years। सो दिस इज रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ना कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है, वरना सिंपल इंटरेस्ट में ही हम उसे काउंट करते हैं, ठीक है। Okay, next question. A bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis. अब again half yearly basis है, 5% compound interest है, मतलब 2.5%, 2.5% दो बार लगेगा साल में। A customer deposit 16,000 each on 1st January and 1st July of the year. At the end of the year, the amount he would have gained by the way of interest is, देखो 1st January को उसने 16,000 रुपीज डाले, है ना, 16,000 रुपीज डाले, तो उस जुलाई में आकर, जुलाई तक आते आते उसको इसका 2.5% मिल जाएगा, ठीक है। ये 16,000 तो रहेंगे ही, इसका 2.5% इसको एज अ इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये 2 0 से 2 0 गए, 16 5 जा 80, 8 16 2 जा 32 एंड 8 इज 40, तो 40 रुपीज उसको फर्स्ट 6 मंथ्स में मिल गए। ओके, नेक्स्ट जुलाई में उसने और 16,000 डाल दिए, अब उसके पास टोटल कितने हो गए, टोटल बताओ आफ्टर दैट 3200 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास हो गए, है ना। तो दिसंबर में, दिसंबर आते आते उसका इस पे उसको और 2.5% मिल जाएगा, तो 2.5% ऑफ दिस 3200, ये 2 0 से 2 0 गए, 32 5 जा कितना होगा, या फिर इसका भी आप वो डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगाओ, ठीक है। 80 रुपीज़ ये आ गए, तो 80 रुपीज़ ये हो गए, 40 रुपीज़ ये हो गए, कितना आ गया 120 रुपीज़ टोटल आ गया। अच्छा नहीं 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 सॉरी, 120 रुपीज़ से भी ज़्यादा होगा, जस्ट अ मिनट ये 40 रुपीज़ जो उसको इंटरेस्ट मिला है, इस पे भी तो 2.5% मिलेगा, है ना। 2.5% ऑफ दिस 40 रुपीज़ ऑल्सो इंटरेस्ट भी तो बैंक में ही रहेगा ना। ये कंपाउंडेड एनुअली में ना इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा सा मिल जाता है, 2504, तो 1 रुपीज़ आ रहा है, तो इसका 2.5% निकालोगे तो 1 रुपीज़ आएगा, तो आपका आंसर आएगा बी पार्ट। 40 रुपीज़ पे भी तो 1% मिलेगा, ए नहीं है, ठीक है। 120 रुपीज़ तो टोटल उसका नॉर्मल अमाउंट पे है जो उसने डाला था,
लेकिन 40 रुपीज़ जो उसे इंटरेस्ट मिला है उस पर भी 2.5% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इसीलिए 121 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, और इस बार प्लीज कृपया करके एवरीवन आंसर करना मत भूलना इन द कमेंट सेक्शन, और जो बच्चा सबसे अच्छा और राइट आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देगा उसकी मैं स्क्रीनशॉट अपने नेक्स्ट वीडियो में लगाने वाली हूँ। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, वरना मेरे को गुस्सा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, the effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly is। देखो, हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है अगर 6% पर एनम जो है वो हाफ ईयरली जा रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, लेट्स से कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 रुपये है और हाफ ईयरली जा रहा है, तो मतलब 3% और 3% लगेगा, है ना। तो इसका पहला 6 महीने में 3% कितना हुआ, 3 रुपये हो गए, और बाद में दोबारा से 3% लगेगा, मतलब 3 रुपये और हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस 3 रुपये पे भी तो 3% और लगेगा ना, तो 3% ऑफ दिस 3 रुपीज़ विल बी इक्वल टू 0.09, है ना। तो ये 0.09 रुपीज़ भी और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो टोटल उसे कितने मिल रहे हैं, ये तो 6 है ही और साथ में 0.9 और मिल रहे हैं, तो टोटल उसे इतना मिल रहा है अमाउंट, तो यही उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आधा हो जाता है, तो 100 रुपये पे पहले 3%, बाद में 3%, और जो 3% का जो इंटरेस्ट मिला है उस पे भी 3% मिलेगा, तो उसका 3% कितना हो गया, 0.09 हो गया, तो इफेक्टिव जो एनुअल रेट है वो 6.09 हो गया परसेंटेज। ठीक है, so this is the last question of our class. I'll see you on Monday with the reading comprehension वाली क्लास, और क्लास के साथ बने रहो तभी CSAT में नंबर आएंगे तुम्हारे, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। 2025 is ending, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है 2025 ख़त्म होने में, सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दो। 2026 में आपने निकालना है एग्जाम UPSC का। चलिए, I'll see you on Monday everyone.